प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है हिंदी का क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता है। ठीक है, आराम से सिर्फ मेरी बातों को सुनिएगा। 100% आपको बहुत सारा चीज जो है यही याद हो जाएगा। हिंदी सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, तो बस सुनते जाइएगा, हम बोलते जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपके समक्ष में है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। वाक शक्ति का मतलब होता है जो बोलने की हम लोगों को, जैसे अभी हम बोल पा रहे हैं, आप मुझे सुनते हैं, है ना। मान लो हम मुंह बंद कर देंगे तो क्या आप सुनेंगे? आप वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, यानी कि बोलने की जो कला है ना। तो अगर वो ना होती तो क्या होता? अगर वो ना होती तो ये दुनिया पूरा एकदम सुनसान होता, सब कोई एक कोने में जाके बैठा हुआ रहता, कोई किसी से बात ही नहीं करता, क्योंकि बोलने ही नहीं आता। मान लो ना कोई गूंगा है जिसको बोलना नहीं आता, तो उसका एक तरीके से जिंदगी बेकार है उसका, है कि नहीं। किसी से बोल ही नहीं पाता है, अपना सुख भी नहीं बता पाता, अपना दुख भी नहीं बता पाता, उसको क्या दुख है, क्या सुख है, क्या दर्द है। ठीक है, तो अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप एक कोने में बैठे रहते, कोई भी किसी से अपने सुख दुख को जाहिर नहीं करता, कोई भी अपनी समस्या किसी को नहीं सुना पाता। वह शक्ति एक बहुत बड़ी अद्भुत शक्ति है जो हम लोग को ईश्वर ने दिया है। ठीक है, तो वाक शक्ति अगर नहीं होती तो ये पूरी दुनिया गूंगी परिस्थित होती, सभी लोग चुपचाप एक कोने में बैठे रहते, कोई भी अपना सुख दुख किसी को नहीं बता पाता, ये जो है अपनी समस्या किसी को भी नहीं सुना पाता। ये जो शक्ति दिया है एक बहुत ही बड़ी शक्ति है जो कि हम लोगों को ईश्वर ने दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये एक बोलने की कला होती है जो कि हम लोगों में पाया जाता है, बोलने की कला। और ये यूरोप के लोगों में पाया जाता है बेसिकली। तो पूछा जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है प्यारे बच्चों वो यूरोप के लोगों में पाया जाता है ना। और ये कला है बोलने की जो कि बहुत ही अच्छी कला है। इसमें जो है ना लोग सोच सोच करके बोलते हैं, जब आप सुनोगे तो आपके कानों को सुनने में बहुत मधुर आएगा, बहुत उनको मजा आएगा। ठीक है, तो देखो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बातचीत करने की एक कला है, एक आर्ट है जो यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ जाते हैं। यानी बातचीत करने का एक ऐसी कला है जिसमें जब बात करते हैं वो लोग, यानी कि जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के तहत बात करते हैं, तो एक प्रसंग छोड़ जाता है, एक मुस्कान, एक खुशी छोड़ जाता है कि आपको एकदम वो बात याद ही रहेगा, एकदम मजा आ जाएगा सुनने में, है ना। याद कर करके आपको एक मुस्कुराहट सी आएगी आपके चेहरे पर, जिन्हें सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। सिरहद घोष्टी इसी का नाम है। तो सुहृदय घोष्टी, सुहृदय घोष्टी का मतलब होता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, तो सुहृदय घोष्टी भी कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को, ये सब याद रखिएगा। तो सुहृदय घोष्टी इसी का नाम है, इसमें लोग सोच समझकर सूझबूझकर बातचीत करते हैं। इसी प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने का एक उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य जो है बातचीत को हमेशा आनंदमय बना के रखता है। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने का एक बहुत ही अच्छी कला है, उत्तम कला है, जिसमें मनुष्य जब बातचीत करता है तो एक आनंदमय बनाए रखते हैं वो लोग आपस में बातचीत के दौरान। यानी कि एक बहुत ही मजा आता है जब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक कला है, इसके तहत जब बात किया जाता है तो। ठीक है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों की एक बहुत ही अच्छी कला है बातचीत करने की। यानी एक ऐसी कला होती है जिसमें जब बातचीत करता है तो एकदम चतुराई के साथ एकदम मजा आ जाता है कानों को सुनने में। ठीक है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, लहना सिंह का परिचय दीजिए अपने शब्दों में। सॉरी सर आई एम लेट, कोई बात नहीं, अभी तीसरा ही क्वेश्चन में आए हैं। देखिए यही सब स्टूडेंट लेट हो जाता है, इसीलिए हम थोड़ा लेट आते हैं, फिर भी आप लोग लेट कर देते हैं। सर का बाल वो मफलर वगैरह बांधने की वजह से उड़ जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। देखो लहना सिंह ये कहां से लिया गया? उसने कहा था, लहना सिंह एक नायक है, उसने कहा था जो कहानी है जो कि चंद्रशेखर शर्मा गुलरी की जो द्वारा लिखा गया है उसी से आया है लहना सिंह, है ना। तो लहना सिंह जो है वो एक सच्चे देशभक्त थे। लहना सिंह क्या है? एक सच्चे देशभक्त तथा वीर सिपाही थे। वो बहुत बहादुर और निडर व्यक्ति थे, बहुत बहादुर थे और बहुत निडर व्यक्ति थे। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए लहना सिंह को कहा है, और लहना सिंह ने इस वचन को पूरी तरह से निभाया है और अपना प्राण दे दिया है उनके पति और उनके बेटे को बचाने के लिए। तो लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में आपको देना है, बहुत आसान है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं होना चाहते, है ना। जयप्रकाश नारायण जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है सिंपली, जयप्रकाश नारायण जब विद्यार्थी थे आईएससी की, उन्होंने परीक्षा दिया, तो इंटर की परीक्षा देने के बाद वो अमेरिका चले गए पढ़ाई करने के लिए। और जब वो अमेरिका गए पढ़ाई करने के लिए तो वहां पर उन्होंने लेनिन के मुंह से बहुत सारी चीजें मतलब कि सीखने को मिला, वहां साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हुए और वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। ठीक है, लेकिन उन्होंने लेनिन का मुख से एक बात सुना था
कि कभी भी अगर देश की आज़ादी की लड़ाई हो ना तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ देना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं जाना चाहिए, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी को आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जयप्रकाश नारायण जी जो है वो उस पार्टी में नहीं गए बेसिकली। ठीक है, तो देखो जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने लेनिन से सीखा था, लेनिन जो कि यूरोप का था, तो उन्होंने लेनिन से सीखा था कि जो देश गुलाम हो उस देश के कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को आजादी की लड़ाई से अलग रखे। यानी कि अगर कोई देश गुलाम है तो कोई देश अगर गुलाम है, जैसे उस वक्त में भारत गुलाम था, तो कहा कि जो उस देश की कम्युनिस्ट पार्टी होगी वो जो है उस आजादी की लड़ाई से दूर रहे, यानी कि वो आजादी की लड़ाई में अपना भागीदारी ना दे। अब आप बताइए, जब कम्युनिस्ट पार्टी आजादी की लड़ाई में नहीं रहेगा, ये पार्टी अगर आजादी दिलाने में ये पार्टी अब नहीं आएगा, तो इसका मतलब जयप्रकाश नारायण जी इस पार्टी में क्यों जाएगा, है ना, सिंपली। तो जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि उन्होंने लेनिन से सीखा था कि जो देश गुलाम हो उस देश की कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को आजादी की लड़ाई से अलग रखे, चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व किसी भी वर्ग के हाथ में हो, है ना, चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व किसी भी वर्ग के हाथ में हो, लेकिन अपने आप को इस कम्युनिस्ट पार्टी से अलग रखे। क्यों क्यों मतलब ये पार्टी में इसलिए शामिल नहीं होना चाहते थे क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है आजादी की लड़ाई में अपने आप को अलग रखा था, यानी कि आजादी की लड़ाई में इनकी भागीदारी नहीं थी, इसलिए जयप्रकाश नारायण जी इस पार्टी में शामिल नहीं हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें, इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है जयप्रकाश नारायण जी के स्टूडेंट लाइफ के बारे में, कि जब वो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, तो उनकी जिंदगी के बारे में आपको बताना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको वो कैसे प्रभावित करती है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जी जो है स्वामी सत्यदेव जी के मुख से जो है एक बात सुना था अमेरिका के बारे में। उन्होंने, जयप्रकाश नारायण जी ने सुना था कि अमेरिका में ना विद्यार्थी काम करके पढ़ाई कर सकते हैं। जयप्रकाश नारायण जी के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दीजिए, इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। यानी कि बेसिकली जयप्रकाश नारायण जी जब आईएससी परीक्षा दे चुके थे, तो उनके बाद वो जब क्या करेंगे, तो बीएचयू एक यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ बहुत अच्छी कॉलेज थी, वो भी विश्वविद्यालय थी, लेकिन उन्होंने जो है ना स्वामी सत्यदेव जी के मुख से एक बात सुना था कि जो अमेरिका जाते हैं वो जो है काम करके वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी को यह बात अच्छा लगा कि भाई काम करके हम पढ़ेंगे, फिर वो गए वहाँ पर और फिर उन्होंने वहाँ पर काम करके पढ़ाई किया। ठीक है, एंड बहुत मेहनत किया उन्होंने। और अमेरिका का दलाल किसको कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को, है ना। वहीं पे जाकर के उन्होंने बहुत सारी चीजें किया था, सीखा भी था, वहीं पे वो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हुए थे। चले, जयप्रकाश नारायण जी का छात्र जीवन जो है बहुत ही संघर्षशील रहा है। वो साइंस के छात्र थे, वो कुछ दिन फुलदेव बाबू के साथ लेबोरेटरी में रहे, कुछ दिन वो लेबोरेटरी में रहते थे, है ना। बिहार विद्यापीठ, उन्होंने आईएससी की परीक्षा कहां से पास किया है, बिहार विद्यापीठ से। तो बिहार विद्यापीठ से वो आईएससी की परीक्षा पास किए। वे स्वामी सत्यदेव जी के भाषण में एक बात सुने थे कि अमेरिका में ना लोग जो है मजदूरी करके जो है लड़के पढ़ सकते हैं। और फिर वो अमेरिका चले गए, वहां वे बागानों में काम किया, बगीचों में काम किया, वहां पर कारखानों में काम किया, जहां जानवर मारे जाते थे वहां पर वो काम किए, उन कारखानों में उन्होंने काम किया। जब छुट्टी मिलती थी तो काम करके इतना तो जरूर कमा लेते थे जिससे कि कुछ खाने का लिए इंतजाम हो जाए, इतना वो जरूर कमा लेते थे। कुछ कपड़े भी वो खरीद लेते थे और कुछ पैसे फीस के लिए भी वो फीस के लिए भी काम आते थे, तथा बाकी हर दिन 1 घंटा होटल में बर्तन धोने का या वेटर का काम करते थे, ताकि शाम का भोजन उस होटल में उस वेटर जो बनते थे, ताकि शाम का भोजन, रात का भोजन उसको मिल जाए। और घर में एक चारपाई थी जिस पर वो लोग 2 आदमी सोता था, है ना। और बिल्कुल ये विद्यार्थी के लिए प्रभावित है, हर विद्यार्थी का लगभग 80% विद्यार्थी का जिंदगी जो है ऐसा ही होता है लगभग, है ना। बहुत मुश्किल से उनको घर वाले पैसे देते हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी खुद से पढ़ते थे और सारी चीजें खुद से करते थे, काम करते थे, बागानों में, कारखानों में काम करके पैसे कमाते थे, इतना कमा लेते थे कि वो खा पी सके और पढ़ सके। फिर रात का खाने के लिए वो एक्स्ट्रा जाते थे ड्यूटी में, है ना, होटल में काम करते थे, वेटर का काम करते थे, और फिर रात को उनको खाने के लिए मिल जाती थी। ठीक है, अगला देखिए, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप जेपी से सहमत हैं एंड इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे। भ्रष्टाचार यानी जो घूसखोरी होता है, इसकी सबसे बड़ी जड़ क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो देखो भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण जी की बात से सहमत है, इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है चुनाव। भ्रष्टाचार की जो सबसे बड़ी जड़ है प्यारे बच्चों, वो क्या है, चुनाव। यानी कि चुनाव जो है सबसे बड़ी जड़ है भ्रष्टाचार की। हाँ, हम जेपी की बात से बिल्कुल सहमत हैं। इसे दूर करने के लिए हम सुझाव देंगे कि चुनाव में जो प्रचार प्रसार होता है, इसको करने के लिए जो भी पैसे खर्च किए जाते हैं वो कम किया जाए, तथा गरीब से गरीब व्यक्ति को चुनाव में आने का मौका दिया जाए,
है ना। तो जयप्रकाश नारायण जी, भ्रष्टाचार की जड़ सबसे बड़ा किसको कहते हैं? चुनाव को कहते हैं। यानी कि भ्रष्टाचार की जो जड़ है, सबसे बड़ा जड़ है, वो क्या है? चुनाव। और वो क्या कहता है कि बिल्कुल हम जेपी की बात से सहमत हैं। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। इसे दूर करने के लिए हम यह सुझाव देंगे कि चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए जो इतने पैसे खर्च किए जाते हैं, ये कम से कम किया जाए और एक गरीब से गरीब को मौका दिया जाए चुनाव लड़ने का, ताकि क्योंकि वो गरीब है तो वो एक गरीब का दर्द समझेगा एंड फिर वो गरीबों के लिए कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करेगा जो कि गरीबों के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल जय भ्रष्टाचार की जड़ सबसे बड़ी क्या है? चुनाव। अगला देखिए, दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ? आपको क्वेश्चन पूछा गया कि दिनकर जी का जो निधन है वो कहां हुआ और सर लेसन 13 से बनाइए ना सर हिंदी का, क्योंकि आप लेसन 12 तक सेट करवाए हैं तो हम नोट्स बनाए हैं और मेरा 12 लेसन तक ही हिंदी में तैयारी हुआ है। आरजू अंसारी टेंशन नहीं लीजिए, अभी हिंदी ना पूरा कंप्लीट कर देंगे, हिंदी का आप टेंशन नहीं लो। इस ये सब जितना भी है एक बार रिवीजन कर देते हैं ताकि जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनके लिए कुछ फायदा हो जाए, है ना। ये सब कहानी सब सुना के रखें तो दिमाग में एग्जाम टाइम में याद आ जाता है बच्चों को, ठीक है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा नहीं है। अभी देखिए बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस हमको आराम से पढ़ाने दीजिए, आराम से, ठीक है ना, प्लीज। चलो देखो, दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो दिनकर जी का जो निधन है वो विलिंगटन नर्सिंग होम, कहां पर हुआ था? विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। और इनका जो निधन है दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ था। तो दिनकर जी का निधन किन परिस्थितियों में हुआ? दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ था। कहां पर हुआ था? विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया? यानी बापू की और नेहरू की कौन सी विशेषता के बारे में जयप्रकाश नारायण जी ने उल्लेख किया? तो आपको पता होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण जी जो है वो गांधी जी को बहुत ज्यादा मानते थे, नेहरू जी को वो बड़ा भाई कहते थे, है ना। तो एक बार उनको गांधी जी की भी कोई बात नहीं अच्छी लगी थी तो डायरेक्ट उन्होंने गांधी जी को कह दिया था और वो गांधी जी उनको दोबारा से कोई जवाब नहीं दी, मतलब कुछ नहीं बोले थे उल्टा सीधा, है ना। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण का कहना है कि जब वह नौजवान थे तो बापू की बात को सुनते थे। जब वो नौजवान थे जयप्रकाश नारायण जी, वो बापू जी की बात को सुनते थे। बापू मतलब गांधी जी। अगर बापू की कोई बात जेपी के विचारों से नहीं मिलते थे, यानी कि बापू यानी गांधी जी की बात अगर जयप्रकाश नारायण जी के कोई विचारों से नहीं मिलता था, अर्थात जेपी को वह बात अच्छी नहीं लगती थी, तो वह सीधे बापू के सामने बोलते थे कि बापू यह बात हम नहीं मानते। यानी कि अगर मान लो जयप्रकाश नारायण जी को गांधी जी की कोई बात पसंद नहीं आई, बिल्कुल उनका विचार अलग है, उनका विचार अलग है, सब इंसान का विचार अलग हो सकता है, तो अगर जयप्रकाश नारायण जी को कोई बात बापू की अच्छी नहीं लगती थी या नहीं समझ में आती थी तो वो डायरेक्ट बोलते थे कि बापू यह बात हम नहीं मानते। और बापू में यानी गांधी जी में इतनी महानता थी कि वह बुरा नहीं मानते थे, वो बुरा बिल्कुल नहीं मानते थे। और जेपी जी कहते हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा बड़ा भाई कहता था, वो भी मुझे बहुत मानते थे। मैं उनको बड़ा आदर और प्रेम करता था। नेहरू जी का भी बड़ा स्नेह था मुझ पर और मैं उनको बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे मुझ पर, है ना। मैं उनकी भी आलोचना करता था, मैं उनको भी क्रिटिसिज्म करता था, उनको भी जो है जो उनका काम गलत लगता था वो भी मैं करता था, है ना। लेकिन उनमें भी बड़प्पन था कि वह मुझे कभी भी बुरा नहीं माने, यानी उन्होंने मुझे कभी भी बुरा नहीं कहा। यानी कि उनको भी नेहरू जी की भी कोई बात इनको पसंद नहीं आती थी तो वो कहते थे कि आप ये बात मुझे नहीं पसंद आई, यानी वो बुरा नहीं मानते थे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दलविहीन लोकतंत्र दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कौन सा संबंध है? यानी कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में क्या संबंध है, कैसा संबंध है? तो देखिए, दलविहीन लोकतंत्र है और एक साम्यवाद है, इन दोनों में क्या संबंध है? देखिए, जेपी जी का यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का कहना है कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। यानी कि आपको क्वेश्चन पूछा गया दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद इन दोनों में क्या संबंध है? तो जेपी जी का कहना है कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य का क्षय होता जाएगा, यानी कि जो राज्य है वो बर्बाद होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगा। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। ठीक है, तो दलविहीन लोकतंत्र साम्यवाद में कैसा संबंध है? यही संबंध है कि जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, उनका कहना है कि जो दलविहीन लोकतंत्र है ये तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार क्या है? समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता है
वैसे वैसे राज्य का भी क्षय यानी राज्य भी बर्बाद होता जाता है और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगा। वही समाज अगर लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। ठीक है, तो यह आपका दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें, यानी कि आपको एक पंक्ति दे देगा और इस पंक्ति का आपको मतलब समझना है और बोलना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो देखो, पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वह लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं या गोलियां चलाते हैं। तो ये जो पंक्ति है सबसे पहले लिया गया है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो रचित है संपूर्ण क्रांति, उसी से ये पंक्ति लिया गया है ना। तो सबसे पहला लाइन याद रखिएगा कि ये जो प्रस्तुत पंक्ति है ये लिया गया है जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ से, यह लाइन लिया गया है, ये जो पंक्ति है ऊपर में। और एक बार क्या हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी से कोई पुलिस आया था, कोई पुलिस का एक बहुत उच्च अधिकारी था, है ना। वो जो है जयप्रकाश नारायण जी से मिलने आए और कहने लगे वो कि मैं दीक्षित जी के मुंह से सुना है, यानी कि एक पुलिस आए जयप्रकाश नारायण जी के पास एंड उनके सामने आकर के कहा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि अगर आप नहीं होते, यानी जयप्रकाश नारायण जी से वो पुलिस अधिकारी कहता है कि अगर आप नहीं होते तो ये बिहार जल चुका होता। ये कौन कहता है? एक पुलिस अधिकारी कहता है जयप्रकाश नारायण जी से। तो फिर जयप्रकाश नारायण जी कहता है अच्छा, जब आप ये बात मानते हैं तो फिर लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? लोग तो आंदोलन कर रहा था ना, शांति में तरीके से, बिल्कुल शांति तरीके से आंदोलन कर रहा था, किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ रहा था। फिर आप लोगों को क्यों रोक रहे हैं आंदोलन करने से? आप लोगों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? लोगों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है जो कि इस तरह का करता है। तो देखो, पुलिस एक बार जयप्रकाश नारायण जी से पुलिस के उच्च अधिकारी मिलने आए और कहने लगे कि मैं दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि अगर जयप्रकाश नारायण जी ना होते तो बिहार जल गया होता। यह सुनते ही नारायण जी प्रश्न करते हैं कि यदि ऐसा है तो फिर मेरे नेतृत्व में होने वाला प्रदर्शन और सभा में लोगों को आने से क्यों रोकते हो? यानी ये कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर मेरे नेतृत्व में होने वाला जो प्रदर्शन है, यानी मेरे कंट्रोल में जो ये हो रहा है, जिसका मैं मालिक हूं, मेरे अंडर में ये सारा जितना भी आंदोलन है वो हो रहा है, तो फिर आप ये प्रदर्शन को, ये सभा में लोगों को आने से क्यों रोकते हो? क्या आप लोग जनता से घबराते हैं? ये पुलिस अधिकारी को कहता है। जनता के प्रतिनिधि होकर उन्हीं के देश में उन पर प्रतिबंध लगाते हो और तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म भी नहीं आती? ये पुलिस अधिकारी को कहता है। बताइए, वो इनको कहा कि आप, वो आकर के तारीफ करा जयप्रकाश नारायण जी का और जयप्रकाश नारायण जी उनका क्लास ले रहे हैं ना। तो अगर देश में कोई प्रजातंत्र का दुश्मन है तो वो वे लोग हैं जो जनता के शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। यानी ये कहते हैं कि अगर कोई लोकतंत्र का, यानी कि प्रजातंत्र का कोई अगर दुश्मन है तो वो वे लोग हैं जो इस तरह का शांति में लोकतंत्र, यानी कि जो आंदोलन चल रहा था बिल्कुल शांति तरीके से, इस पर बाधा डालते हैं, वे लोग दुश्मन है ना। तो क्योंकि ये जो आंदोलन है ना बहुत ही शांति तरीके से हो रहा था, बहुत ही शांति, लेकिन कुछ लोग आने इसको रुकावट कर रहे थे, तो ये कहे कि वे लोग हैं जो जनता के शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उन पर लाठियां गोलियां चलवाते हैं और उनकी गिरफ्तारियां करवाते हैं। ये लोग जो है क्या है? लोकतंत्र का दुश्मन है। तो याद रखिएगा, लोकतंत्र का दुश्मन कौन है? वे लोग हैं। यहाँ पूछा ही गया था आपको कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग हैं जो उसमें जनता के शांति में कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं। तो इस लाइन को पूरा वही लिख दिए। और ये कहाँ से लिया गया था? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। एक पुलिस अधिकारी आया, उन्होंने कहा कि मैंने सुना है ऐसा ऐसा आपके बारे में, अगर आप नहीं होते बिहार जल गया होता। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते जब ऐसा है तो फिर मेरे नेतृत्व में जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन को आप कैसे रोक सकते हो? लोगों को आखिर क्यों रोक रहे हो आंदोलन करने से? हाँ, जब आप ऐसा कह रहे हो कि बिहार जल गया होता तो, है ना। अगला देखिए, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई और आज इसकी क्या सार्थकता है? तो अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? चलिए ध्यान से सुनो, ठीक है। वेरी गुड, यस सर जी। चलो बहुत बढ़िया, पढ़िए अच्छे से। देखिए, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई, आज इसकी क्या सार्थकता है? अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई होगी क्योंकि अर्धनारीश्वर जो है वो शंकर और पार्वती का एक कल्पित रूप है ना, जिसका आधा शरीर जो है वो पुरुष का है और आधा शरीर जो है वो नारी का है। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं कि नर और नारी जो है वो एक समान है। और क्योंकि पाषाण युग में जो है ना, स्त्री और पुरुष दोनों का कर्म क्षेत्र एक ही था, लेकिन आज इसकी सार्थकता है कि पुरुष और स्त्री के कर्म क्षेत्र जो है वो बांट दिए गए हैं। पुरुष और स्त्री का जो कर्म क्षेत्र वो क्या है? बांट दिया गया है ना। तो ये बेसिकली लेखक का यही कहना था कि अर्धनारीश्वर जो है वो क्या है?
अर्धनारीश्वर जो है वो शंकर और पार्वती का एक कल्पित रूप है, जिसका आधा शरीर पुरुष का होता है और आधा शरीर जो है नारी का होता है। और कवि जो है, लेखक जो है, इस निबंध के माध्यम से यही बतलाना चाहते हैं कि नर और नारी वो एक समान है, बिल्कुल एक समान है। नर का गुण अगर नारी में आ जाए या नारी का गुण नर में आ जाए तो ये कोई दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये आपका पाषाण युग में चलता भी था। पाषाण युग में ना दोनों का, यानी नर और नारी का, स्त्री और पुरुष का, दोनों का जो क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र, वो एक ही था। मतलब कि कहने का कि जो लोग जो काम लड़का करते थे वो लड़की भी करती थी, जो लड़की करती थी वो लड़का भी करते थे। लेकिन आज के दिन ये बिल्कुल अलग है, पुरुष और स्त्री के कर्म क्षेत्र जो है वो बांट दिए गए हैं। ठीक है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो देखिए, प्रवृत्ति मार्ग जो है वे लोग हुए जो नारी को गले से लगाया, क्योंकि जीवन से वो आनंद चाहते थे और उनका मानना था कि नारी जो है वो क्या है, आनंद की खान है। तो प्रवृत्ति मार्ग उन लोगों को कहा गया जिन्होंने नारी को गले से लगाया, क्योंकि जीवन से वो आनंद चाहते थे और उनका मानना था कि नारी जो है वो क्या है, आनंद की खान है। और निवृत्ति मार्ग में वे हुए जो नारी को अपने जीवन से अलग धकेल दिया, क्योंकि उनका कहना है कि नारी जो है उनके किसी काम की चीज नहीं थी। समझ गए? तो प्रवृत्ति मार्ग वे लोग हैं, प्रवृत्ति वे लोग हैं जिन्होंने नारी को गले से लगाया, और निवृत्ति मार्ग वे लोग हैं जिन्होंने नारी को दूर मतलब धकेला। ठीक है। तो ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग है, बहुत आसान है, देख लीजिएगा। अगला देखिए, नारी की पराधीनता से, नारी की जो पराधीनता है वो कब से शुरू हुई, है ना? यानी कि एक्चुअली में नारी को कम अधिकार दिया गया, नर को ज्यादा अधिकार दिया गया, ये शुरू कब से हुआ? तो प्यारे बच्चों, ये शुरू हुआ था जब से कृषि शुरू हुआ। जब से क्या शुरू हुआ? कृषि का आविष्कार हुआ, यानी खेती बाड़ी जब से शुरू हुआ, तब से जो है नर और नारी का जो काम है वो बट गया। ठीक है। तो पूछा गया नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। यानी कि नारी की पराधीनता तब शुरू हुई, तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने क्या किया, कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी जो है वह घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहां से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निसीमित हो गया, एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी अधिक अधीन होती चली गई, है ना? तो नारी का पराधीनता का मतलब सिंपली समझिए कि नारी का कर्म क्षेत्र कब से अलग हो गया? तो नारी का जो कर्म क्षेत्र है वो तब से अलग हुआ जब से कृषि का विकास हुआ। जैसे ही कृषि का विकास हुआ तब से जो है नर और नारी का जो कर्म क्षेत्र है वो अलग हो गया, है ना? तो नारी की पराधीनता तब शुरू हुई जब मानव जाति ने कृषि का विकास किया, जिसके चलते नारी जो है वो घर में और पुरुष जो है वो बाहर रहने लगा। यहां से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई, घर का जीवन सीमित रह गया और बाहर का जीवन जो है वो असीमित हो गया, एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के आधिकारिक अधीन होती चली गई। ठीक है। तो ये था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे? क्वेश्चन पूछा गया, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे? ध्यान से सुनो। बहुत लोग ना चैटिंग करते हैं कि कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मोबाइल को ऐसे पकड़ोगे ना, ऐसे अगर पकड़ोगे ना, इस तरीके से पकड़ लो और ऐसे करके देखना शुरू कर दो। रोटेट अगर नहीं हो रहा तो ऑटो रोटेट ऑन कर लीजिए और ऐसे मोबाइल को पकड़ लीजिए। 100% बहुत सारा चीज आपको याद रहेगा। ठीक है। चैटिंग वूटिंग में ध्यान चले जाता है तो माइंड इधर से उधर डाइवर्ट हो जाता है। मेरी बात को एक बार मानिए और एकदम आराम से बैठ जाइए, कुछ नहीं, बस सुनते जाइए सिर्फ। ठीक है। हो सके तो कुछ पॉइंट भी लिख सकते हैं अपने कॉपी वगैरह में निकाल करके। ठीक है ना? चलो, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे? देखिए, नारी जो है वो केवल नर को रिझाने या उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसकी भी अपना हिस्सा है, यानी जिंदगी में उनका भी अपना काम है, अपना हिस्सा है। वह हिस्सा घर तक सीमित नहीं है, और वो सिर्फ घर तक काम करना, यानी उनकी जो एक तरीके से अधिकार है जीवन में, उसको भी कुछ अधिकार है, लेकिन ये अधिकार जो है सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वो बाहर भी है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है। अतः नर और नारी हमारे समाज में एक समान होती है। इसलिए जिस काम को नर कर सकते हैं, जिस काम को नर करते हैं वो काम महिलाएं भी कर सकती है, और इसे करने देना चाहिए। और ये बिल्कुल गलत है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरे क्षेत्र को कब्जा कर ले और वही नारियों के लिए सिर्फ घर का एक कोना छोड़ दे। ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। तो जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे? तो देख लिए आप। सिंपली नारी जो है वो सिर्फ नर को रिझाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। जीवन में उनका भी कुछ अधिकार है ना? उनका जो अधिकार है, उनका जो हिस्सा वो सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वो बाहर भी है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है। अतः नर और नारी हमारे समाज में एक समान है। इसीलिए क्योंकि नर और नारी हमारे समाज में एक समान है, इसीलिए जो नर का कर्म क्षेत्र है वो नारी का भी कर्म क्षेत्र होना चाहिए, वो भी वो काम कर सकती है। ये बिल्कुल गलत है कि पुरुष पूरा
क्षेत्र पर, बाहरी क्षेत्र पर कब्जा कर ले और नारी को अधिकार ही ना दे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? आनंद कौन है? उनके शिष्य, प्रिय शिष्य थे आनंद, है ना। पूछा जाता है कि बताइए गौतम बुद्ध का शिष्य का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम है आनंद। तो आनंद क्या है? उनके प्रिय शिष्य के नाम है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा आप लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। आनंद एक शिष्य है उनका। तो एक्चुअली में क्या था, बौद्ध धर्म में जो है ना, बौद्ध धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में क्या है, लड़का सन्यासी बन सकता है, लड़की नहीं बन सकती है। बौद्ध धर्म में दोनों को दे दिया मतलब भिक्षु बनने का, यानी कि एक लड़का तो सन्यासी बन ही सकता है, एक लड़की भी बन सकती है, भिक्षु और भिक्षुनी। तो बौद्ध धर्म में ना भिक्षुनी बनने का अधिकार दे दिया महिलाओं को। और जैसे ही भिक्षुनी बनने का अधिकार दिया बौद्ध धर्म में, तो उनके बाद गौतम बुद्ध ने आनंद से, अपने शिष्य से कहा कि हमने ये दे करके लड़कियों को बहुत गलती कर दी, ये जो अधिकार है वो नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जो धर्म अब 5000 साल चलने वाला था वो अब सिर्फ 500 साल ही चलेगा। ऐसा किसने कहा? गौतम बुद्ध ने कहा आनंद से। ठीक है, तो वही है कि गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से यह कहा कि आनंद, मैंने जो यह नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है, भिक्षुणी का मतलब होता है एक तरीके से, भिक्षु का मतलब भीख मांगने वाला, तो लड़की भीख मांगने वाली है ना, या फिर जो दान दक्षिणा लेता है उन लोगों को कहा जाता है भिक्षुणी। तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से यह कहा था कि आनंद, मैंने जो यह नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, यह अधिकार देकर मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। ये उन्होंने पश्चाताप करते हुए आनंद से कहा, यानी उन्होंने ये पछताते हुए कहा आनंद से, अपने शिष्य से। और फिर वो बोले कि यह बौद्ध धर्म जो 5,000 वर्ष चलने वाला था, अब यह जो है धर्म केवल 500 वर्ष ही चलेगा, यानी कि जो धर्म 5000 साल चलने वाला था अब वो सिर्फ 500 वर्ष तक ही चलेगा। ये किसने कहा? गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा। ठीक है, तो सिर्फ एक वर्ड याद रखिएगा, क्यों कहा था? तो क्योंकि उन्होंने, गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, इसीलिए भिक्षुणी, भिक्षुणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे बच्चों। यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना बचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती, यानी कि जो बातचीत है वो कुंती और गंधारी के बीच होती है ना, तो ये जो बहुत संभव था कि आज जो ये महाभारत है, महाभारत जो हुआ, महाभारत जो युद्ध हुआ, शायद वो ना होती। तो लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अगर हैं तो अपना पक्ष रखें। तो यह अगर संधि की वार्ता, यानी कि यह संधि की बातचीत अगर कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं बचता। लेखक के इस कथन से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि कुंती और गंधारी जो है वो एक महिला है, और जो संधि करते समय नरम जोशी के साथ साथ बात करती है, तो संभव था कि महाभारत ना बचता। कौरवों की सभा में यह वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुआ होता, जिस कारण महाभारत रच गया, है ना। तो कौरवों की सभा में यह वार्ता किसके बीच हो गया? कृष्ण और दुर्योधन के बीच में हो गया, जिसकी वजह से महाभारत रच गया। अगर यह बातचीत कुंती और गंधारी के बीच में हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना होता। समझ में आया आपको? बेसिकली देखिए, याद कैसे रखना है, तो आपको पता है कि महाभारत का जो युद्ध है वो कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये लाइन आपको दिया जाएगा कि यह संधि अगर वार्ता कुंती और गंधारी के बीच होती तो क्या यह महाभारत होता? लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? तो देखिए, यदि संधि की वार्ता यानी बातचीत कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं बचता। लेखक के इस कथन से हम बिल्कुल सहमत हैं। अब आगे अपना जवाब दीजिए, क्यों? क्योंकि कुंती और गंधारी एक महिला है जो संधि करते समय एकदम नरम जोशी, एक महिला क्या होती है? नरम होती है, वो ज्यादा नरम जोशी के साथ पेश आती है ना। संभव था कि कोई महाभारत नहीं रचता, आराम से बात करती। लेकिन ये कौरव की सभा में यह वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुई, और कौरव की सभा में कृष्ण और दुर्योधन के बीच में जो ये वार्ता हुआ, जिसकी वजह से ये महाभारत रच गया। ठीक है, अगला देखिए, मालती के घर का वातावरण जो है आपको कैसा लगा? मालती के घर का जो वातावरण है आपको कैसा लगा, और अपने शब्दों में आपको लिखना है मालती जी के बारे में। तो मालती जी पता है रोज कहानी से लिया गया है ना। तो देखो, मालती जी के जो घर का वातावरण है कुछ इस प्रकार था, जैसे कि वहां कोई छाया मंडरा रहे हो, यानी वहां पर कोई भूत का साया पड़ गया हो, एकदम वीरान जैसा जगह है ना। तो मालती जी के घर का जो वातावरण है कुछ इस प्रकार था, जैसे कि वहां कोई छाया मंडरा रही हो, जैसे कोई घर बहुत दिन से खाली पड़ा हुआ हो और खाली रहने के कारण एकदम अकाल जैसी स्थिति हो। मालती जी का घर बिल्कुल ऐसा हो गया था कि खाली रहने की वजह से वो जो घर है बिल्कुल अकाल जैसा बन गया था।
जैसे मशीन क्या है दिन भर चलता रहता है, उसी प्रकार मालती की भी दिनचर्या थी, दिन भर काम करती रहती थी मशीन के जैसा। मालती की बचपन का दोस्त आया हुआ है जिनका नाम है अज्ञे जी। मालती जी का दोस्त वो आया हुआ है। तब भी मालती का मन जो है वो बूझी की बूझी रह गई है। तब भी मालती जी का जो मन है वो बूझा का बूझा हुआ है। ऐसा लगता था कि उसका मन जो है पूरा उदास हो और तन पूरा थका थका हो, जिसमें कोई खुशियां ना हो। अतिथि से ज्यादा कुछ बातें भी नहीं करती और कुछ सवाल पूछने पर उत्तर भी बहुत संक्षिप्त में देती, शॉर्ट में देती, है ना। तो बेसिकली मालती का जो घर का वातावरण है वो बहुत ही मतलब कि आकाश जैसी स्थिति थी, छाया बना रही थी, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ घर था उसका, है ना। बहुत दिन से ऐसा लग रहा था, खाली रहने की वजह से एकदम आकाश जैसी स्थिति हो गई थी। और वो काम करती थी बिल्कुल मशीन के जैसे, जैसे एक मशीन दिन भर चलता है ठीक वैसे वो भी काम करती थी। उनका बचपन का दोस्त आया था जिनको देख के बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन वो अपना दोस्त से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। और वो मुंह मतलब एक तरीके से लटकाए हुई थी उनके ना, मुंह एकदम मुरझी हुई थी, बुझी हुई थी। उनका पूरा मन उदास था। और अगर लेखक कोई सवाल भी उनसे करता था तो वो सवाल का जवाब संक्षिप्त में देती थी, हाँ, इस तरीके से जवाब देती थी, ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी। समझ गए। तो ये वातावरण है और हम लोग यही समझते हैं वातावरण से। अगला क्वेश्चन, गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक बहुत बड़ी बीमारी है ना। गैंग्रीन क्या है प्यारे बच्चों? एक बीमारी है जो कि कांटा के चुभने की वजह से ये बीमारी होती है, पैरों में कांटा के चुभने की वजह से, है ना। पैरों में जो कांटा होता है वो चुभ जाए और उस कांटा को नहीं निकाला जाए तो बीमारी होती है और वो बहुत घाव बन जाती है, बाद में वो कैंसर बन जाती है, पैर भी कभी कभी काटना पड़ता है। तो वही है गैंग्रीन बीमारी। तो देखिए, गैंग्रीन एक बहुत बड़ा बीमारी है। यह बीमारी पैरों में कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक कांटा को छोड़ देने की वजह से होता है। यह बीमारी इतना खतरनाक है कि कभी कभी व्यक्ति के पैर को भी काटना पड़ जाता है, इतना भी एक खतरनाक बीमारी है। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों के पैरों में कांटा चुभना आम बात है। और क्योंकि वे लोग कांटा चुभने के बाद भी बहुत दिनों तक उसे ऐसे ही छोड़ देते थे, जिस कारण उनके पांव में जख्म हो जाते थे और इसका इलाज मात्र पैर को काटने से ही होता था। कभी कभी तो इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपना जान गंवा देते थे, इसी को गैंग्रीन कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी इस बीमारी से जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपना जान गंवा देते थे, इसी को क्या कहते हैं? गैंग्रीन कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। अब कहानी के आधार पर मालती जी के चरित्र के बारे में आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, देखो मालती जी के बारे में ना बेसिकली रोज कहानी है और बहुत आसान है एकदम। एक जैसे एक देहाती लड़की होती है, जैसे उनका पति रोज ऑफिस जाता है, रोज काम करना, समय के हिसाब से काम करना, अपने बच्चों को संभालना, फिर सो जाना, कोई खुशी नहीं, कोई मुस्कुराहट नहीं। बचपन उनका बहुत अच्छा था, हमेशा घूमती थी फिरती थी, एकदम चंचल थी, लेकिन शादी के बाद पूरी तरीके से बदल जाती है, अपना जीवन अपने पति के प्रति समर्पित कर देती है ना। यही थी उनकी जिंदगी। तो देखिए, मालती एक साधारण परिवार की लड़की थी। वो बचपन में बहुत ही शरारती थी, वो बहुत कम पढ़ती थी। जैसे ही मालती का विवाह हो जाती है, ठीक वैसे ही वो अपने जीवन को अपने परिवार के लिए समर्पित कर देती है। उसी साधारण महिलाओं की तरह अपना जीवन जीती है जिस प्रकार हमारे भारतीय महिलाएं जीती है। जैसे अपने बच्चों को पालना, अपने पति का सेवा करना, अपने परिवार को संभालना, इसी प्रकार मालती का जो चरित्र है वो बहुत ही सच्चा था। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक लेख और एक पत्र जो कि लिखा गया था भगत सिंह जी के द्वारा। एक लेख और एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? भगत सिंह जी के द्वारा। ठीक है, ध्यान से सुनोगे आप लोग, सुनेंगे आप लोग। चलिए अब देखो, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। यानी भगत सिंह के अनुसार क्या है कि आप जो है कष्ट सहकर के भी देश की सेवा कर सकते हैं। इनके जीवन का जो ये आधार है इसको आपको बताना है। ठीक है, देखो भगत सिंह के अनुसार यह सही है कि कष्ट सहकर के भी देश की सेवा की जा सकती है। यह बात बिल्कुल। भिक्षुणी का मतलब क्या बताए तो थे? भिक्षुणी का मतलब एक्चुअली में जो भीख मांगता है, तो भिक्षुणी लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भिक्षु लड़कों के लिए। ठीक है, भिक्षुणी। और या फिर जो दान दक्षिणा लेता है, या जो पंडित लोग होते हैं जो दान दक्षिणा लेते हैं, ठीक वैसे ही। ठीक, देखो भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। बिल्कुल, भगत सिंह के अनुसार यह बात सही है कि कष्ट सहकर के ही देश की सेवा की जा सकती है। भगत सिंह का जो कष्टपूर्ण जीवन है वो 12 वर्ष से ही शुरू हो गया था, है ना। भगत सिंह का जो कष्टपूर्ण जीवन है वो 12 वर्षों से ही शुरू हो गया था। उनका जीवन कष्टों में ही बीता। 12 वर्ष के साल से उनका जीवन बिल्कुल कठिनाई भरी थी और उनका जो जीवन है वो बिल्कुल कष्ट से ही भरा हुआ था, है ना। यानी कि कष्टों से ही उनका जीवन बीता। और असेंबली में बम फेंकने के बाद, जब वो असेंबली में अपने दोस्त के साथ एक बम फेंके थे,
तो फेंकने के बाद तो वो जेल ही में रह गए और उनके बाद और जिंदगी उनकी कष्टतापूर्ण हो गई, यानी उनकी जिंदगी और कठिनाइयों में पड़ गई। उनका हौसला बड़ा बुलंद था, उनका जो हौसला है ना वो बहुत ऊंचा था। उन्होंने रूसी साहित्य का संदर्भ देते हुए कहा कि जो विपत्तियां हैं वो व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। उन्होंने एक रूसी साहित्य था, कोई रूस का साहित्य था, वहां से उन्होंने उस लाइन को लिया कि जो विपत्तियां हैं, ये जो कठिनाइयां हैं, ये क्या करता है, एक व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। यह देश गुलाम था, यही गुलामी की स्थिति भगत सिंह को बहुत ज्यादा बेचैन करती थी। यानी कि यह गुलामी की स्थिति जो है वो भगत सिंह को बहुत ज्यादा बेचैन करती थी। वो क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए लेख लिखे, संगठन बनाए तथा एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जेल भी गए। यानी कि वो जो है ना क्या किया, सबसे पहले 12 वर्ष की उम्र में उनकी जिंदगी की कठिनाई शुरू हुई और जीवन कष्टों में ही उनका बीता। असेंबली में बम फेंकने के बाद वो जेल चले गए, उनकी जिंदगी और कठिनाई में पड़ गई। उनका जो हौसला बहुत बुलंद था और उन्होंने रूसी साहित्य था वहां से उन्होंने एक बात सीखा था कि विपत्तियां जो है व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। यह देश जब गुलाम था तो यह गुलामी की स्थिति में भगत सिंह को बहुत ज्यादा बेचैन करती थी। ये जो गुलाम था देश, तो इनको ना भगत सिंह को बहुत बुरा लगता था कि हम लोग गुलाम हैं, बहुत बेचैन करता था। वो जो है कई तरह की क्रांतिकारी गतिविधियों में उन्होंने हिस्सा लिया, कई तरह का आंदोलन हो रहा था जहां पर उन्होंने हिस्सा लिया। लोगों को जागरूक करने के लिए वो लेख भी लिखा, लोगों को जागरूक करने के लिए वो कई सारे संगठन बनाए और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में वो जेल भी गए और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर भी झूल गए। उनकी यह जो कुर्बानी है भारतीय मानस को जो है झकझोर दिया और आगे चलकर देश आजाद हो गया। ऐसे देशभक्तों को आज भी फिर से सलामी देता हूं जो अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दे, है ना। तो उन्होंने अपनी जिंदगी, अपने जान दे दी देश के लिए, है ना। चलिए, भगत सिंह ने कैसे मूर्तियों को सुंदर कहा है, यानी कि भगत सिंह ने किस तरह का मृत्यु को, यानी किस तरह का मौत को उन्होंने सुंदर कहा है, एंड वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। तो देखिए, भगत सिंह ने जो है ना देश के बदले में जो जान दी जाए, यानी अपने देश के लिए जो जान दी जाए, तो ये इस तरह का मौत को कहा गया है सबसे अच्छा मौत, सबसे बेस्ट, ठीक है। और आत्महत्या को उन्होंने कायरता कहा है। आत्महत्या जो है सबसे बुरी चीज है, सुसाइड जो है ये सबसे डरपोक आदमी जो है वो सुसाइड करता है, जिनके पास हिम्मत नहीं, जिनके पास हौसला नहीं होता, ठीक है। अब देखो, भगत सिंह को बिल्कुल 1931 में फांसी दिया गया था, ध्यान से सुनो। आप उनके इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करिए। भगत सिंह ने कहा कि देश की आजादी के लिए संघर्ष करने के कारण जो मृत्युदंड के रूप में जो मृत्यु मिलती है, इसे सुंदर कोई मृत्यु नहीं हो सकती। यानी भगत सिंह ने कहा कि देश की आजादी के लिए जब संघर्ष किया जाए और संघर्ष करने के कारण मृत्युदंड के रूप में जो भी मृत्यु मिलती है, इससे सुंदर कोई भी मृत्यु, कोई भी मौत नहीं हो सकती, क्योंकि यह मृत्यु आगे आने वाले पीढ़ी में आजादी के संघर्ष के लिए उनके अंदर एक जुनून पैदा करती है। यानी कि अगर आपको मान लो देश के बदले में सजा दी गई हो और देश के बदले में आपकी जान चली गई हो और ये बात आने वाले पीढ़ी को पता चल जाए, तो वो जो आने वाला पीढ़ी है ना, उसके अंदर एक जुनून पैदा हो जाता है देश के लिए, ठीक है। तो ये कहता है कि सबसे सुंदर मृत्यु है देश के बदले में जो जान दी जाती है, क्योंकि यह मृत्यु आगे आने वाले जो पीढ़ी है वो जब आजादी के लिए लड़ाई करेंगे तो उनके अंदर एक जुनून पैदा करेगी, ठीक है। अब आपको बताना है कि लोग जो आत्महत्या कर देते हैं, इसको वो कायरता कहता है, डरपोक कहता है। काहे? देखिए, व्यक्तिगत कष्ट और दुखों के चलते जो लोग आत्महत्या करते हैं, व्यक्तिगत कष्ट यानी कि भाई दुनिया में हर लोगों को प्रॉब्लम है ना, सिर्फ आपको, हमको या और किसी को नहीं, दुनिया में हर किसी को। कोई अगर करोड़ों रुपया कमा रहा है तो उसको भी प्रॉब्लम है, भले ही उसको पैसा की नहीं, लेकिन कोई ऐसा चीज है जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम है उसके मुकाबले में। तो हर इंसान को प्रॉब्लम है, चाहे दुनिया में कोई भी हो। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं सुख हूं, आज सुख हो सकता है कल उसको प्रॉब्लम आ जाए, ठीक। तो व्यक्तिगत कष्ट और दुखों के चलते जो लोग आत्महत्या करते हैं, इस प्रकार की आत्महत्या को कायरता कहते हैं, क्योंकि आप वो दुख के बदले आत्महत्या कर लिए, क्या पता आगे कुछ खतरनाक होने वाला था, है ना। इस प्रकार की आत्महत्या को कायरता कहते हैं। वो अपने साथी को पत्र के माध्यम से बताते हैं कि जो विपत्तियां हैं वो व्यक्ति को पूर्ण बनाती है, और ये अपने साथी को कहते हैं, पत्र लिख करके कहते हैं, सुखदेव जी को कहते हैं कि ये जो विपत्तियां हैं, जो मुश्किल है, ये एक इंसान को पूर्ण बनाती है। विपत्तियां यानी कठिनाई आना ही चाहिए, तभी आप एक मजबूत व्यक्ति बनेंगे, मजबूत इंसान बनेंगे। उनसे बचने के लिए जो आत्महत्या का रास्ता चुनता है, ये बड़ी कायरता है ना। तो ये जो विपत्तियां, जो कठिनाई है, इससे बचने के लिए जो आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, ये जो रास्ता चुनते हैं, ये जो रास्ता अपनाते हैं, ये क्या है, सबसे बड़ी कायरता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। भगत सिंह ने अपने फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है और वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं?
इन्हें आपको बताना है कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा की व्यक्ता की है। अब देखिए भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की, वह ऐसा समय क्यों चुनते हैं। तो देखिए भगत सिंह की इच्छा थी कि उसको फांसी की सजा उस समय मिले जब देश की आज़ादी की लड़ाई अपने अंतिम चरम पर हो, यानी कि उनको फांसी के लिए मतलब फांसी उस समय मिले जब देश की लड़ाई जो है वो अपने अंतिम चरण में हो, यानी कि लास्ट हो, अब देश को आज़ादी मिल ही जाएगी, ऐसा कोई समय हो। क्योंकि लड़ाई के चरम पर आंदोलनकारी दल भावनात्मक रूप से बेहद संवेदनशील होते हैं। यदि ऐसे समय पर उन्हें फांसी दी जाएगी तो आंदोलनकारी जो दल है वो भावनात्मक एकता में बल आएगा और आने वाले समय में ब्रिटेन सरकार के खिलाफ विरोध करने में सहायता मिलेगी। तो वो जो है ना उस समय अपने फांसी के लिए अपना समय चुनते हैं कि जब आज़ादी जो है वो अपने चरम पर हो, यानी कि जैसे ही मुझे फांसी की हुई और पूरा लोग जो है एकदम गुस्सा में आ जाए और अंग्रेज को खंगाल करके फेंक दे, इस तरह का कुछ रहे। ठीक है, तो वो जो है अपने लिए उस समय मिलने की जब देश की आज़ादी की लड़ाई अपने अंतिम चरम पर हो, उसी समय इनको फांसी दी जाए, ये जो है भगत सिंह की इच्छा थी। ठीक है, अगला देखिए भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, विद्यार्थियों से उनकी क्या क्या डिमांड है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि जो आज का युवा है वो कल का भविष्य है। ठीक है, कल जो है देश की बागडोर इन्हीं के हाथों में होगी, यानी कि यही युवा के हाथों में होगी। देश को आजाद करने में तन मन धन ये सभी चीजों से सहयोग करें। वे पढ़ाई के साथ पॉलिटिक्स में भी अपना जो है भाग ले, है ना, वो पढ़ाई भी करे और साथ ही साथ पॉलिटिक्स में भी भाग ले। जब जरूरत पड़े तो जंग के मैदान में भी कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे। वो एक भारी क्रांति के लिए हमेशा तात्पर्य रहे और एक बहुत बड़ा क्रांति के लिए हमेशा तैयार रहे, तात्पर्य रहे। यही जो है भगत सिंह की इच्छाएं थी, किससे, विद्यार्थियों से। विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए, तो बस वही बात है फिर से सिंपली कि विद्यार्थियों को राजनीति में इसलिए भाग लेना चाहिए क्योंकि आज का जो युवा है वो कल का भविष्य है। इसे ही कल देश की बागडोर अपने हाथों में लेना है। वे जवान है, उसमें क्षमता है, उसमें शक्ति और साहस है। अगर वह आज से ही राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश को भली भांति नहीं संभाल पाएगा, यानी कि आज से ही अगर वो राजनीति में भाग नहीं लेगा तो कल देश को सही से संभाल नहीं पाएगा, जिससे देश का विकास नहीं होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जिससे उन्हें देश की परिस्थितियों का भी ज्ञान हो, यानी कि विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए लेकिन ऐसा पढ़ाना चाहिए जिससे कि देश में क्या चल रहा है, देश की क्या परिस्थिति है, इनका भी उनको ज्ञान हो और उनके अंदर सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा हो और उनको वो परिस्थितियों का भी पता रहे और वो परिस्थितियों में कैसे निकला जाता है, वो परिस्थितियों को कैसे सुधारा जाता है, ये भी जो है उनके अंदर योग्यता हो एक स्टूडेंट के अंदर में, विद्यार्थी के अंदर में। इस समय ऐसे देशभक्ति की जरूरत है जो अपने तन मन धन देश के लिए निछावर कर दे। भगत सिंह का मानना था कि विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी भाग लेना चाहिए और जब जरूरत पड़े तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे। यही जो है भगत सिंह चाहते थे विद्यार्थियों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है ओ सदा निराशे। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है, यानी कि चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ इतना भरा है, प्रचंडता है, इसके पीछे क्या कारण है ना, बाढ़ की प्रचंडता के पीछे क्या कारण है। चलिए देखो, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का प्रमुख कारण है जंगलों की लगातार कटाई। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बाढ़ जो बहुत तेज बाढ़ आता है उसके पीछे जंगलों की कटाई होती है। अगर आप जंगलों की तेजी से कटाई करते हैं तो इससे क्या होता है, जो जंगल है वो पानी को रोकता है, जो पेड़ पौधा है, जो जंगल है वो पानी को क्या करता है, रोकता है। लेकिन मान लो आप पेड़ पौधे को काट दिए तो वो पानी को नहीं रोकेगा और वो पानी तेजी से आ जाएगा एंड वो जमीन को भी काट के लेके चला जाएगा। ठीक है, तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के एक प्रमुख कारण है जंगलों की तेजी से कटाई या लगातार कटाई। चंपारण क्षेत्रों में पहले बहुत जंगल हुआ करता था और अब जंगलों की जड़ें पानी को रोकता था। चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत जंगल हुआ करता था और वो जो जंगल की जड़ होती थी वो क्या करता था, पानी को रोकता था, अर्थात वृक्ष की यानी पेड़ पौधे की जो जड़ है वो पानी को रोकता था। धीरे धीरे जंगलों की कटाई होने के बाद महावन समतल हो गया, यानी कि जो जमीन है वो समतल हो गया। बाढ़ के पानी का बहाव में कोई रुकावट नहीं होता। अब बाढ़ का जो पानी वो बहुत तेजी से बहता है और वहां बाढ़ प्रचंड रूप में आने लगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, धांगर शब्द का क्या मतलब है। तो धांगर का मतलब होता है भाड़े का मजदूर। धांगर जो है एक जाति है और धांगर जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, भाड़े का मजदूर। तो ओराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ है भाड़े का मजदूर। यह लोग जो है दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों के वंशज है। यानी कि जो धांगर है प्यारे बच्चों, ये क्या है, सबसे इसका मतलब होता है भाड़े का मजदूर। और ये लोग जो है दक्षिण बिहार के जो छोटा नागपुर पठार है
वहीं के जो आदिवासी हैं उसी का वंशज है धांगर। इन लोगों को नील की खेती करने के उद्देश्य से 18वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ लाया गया था। यानी नील की खेती करने के लिए इन लोगों को मतलब कि इन लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, तो आदिवासियों के वंशज है, इन लोगों को नील की खेती करने के उद्देश्य से 18वीं शताब्दी के अंत में यहाँ लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज जो है वो नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते हैं, है ना। अंग्रेज जो है वो नीलहे किसानों पर किस तरह का अत्याचार करते हैं। तो बेसिकली आपको पता ही है कि जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेते थे। अब आपको पता है नील की खेती करने से जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती थी, लेकिन उनसे जबरदस्ती खेती करवाया जाता था। ठीक है, चलिए तो अंग्रेज जो है वो नीलहे किसानों पर किस तरह का अत्याचार करते थे, ध्यान से देखोगे। अंग्रेज ठेकेदार ने 19वीं सदी में नील की खेती करने का विस्तार किया। उस समय नील की जो है बहुत ज़्यादा मांग थी, यानी कि जो अंग्रेज ठेकेदार है उन्होंने 19वीं सदी में नील की खेती का बहुत विस्तार किया और उस समय जो है ना नील की बहुत मांग था, बहुत डिमांड था, क्योंकि नील से ही रंग बनाए जाते थे। नील जो होता था उसी से रंग बनाया जाता था, जो हम लोग सफ़ेद कपड़ों में नील देते हैं। नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों ने किसानों पर बहुत अत्याचार किए। अंग्रेजों ने किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाए। किसानों को ऐसा कहा गया था कि अगर 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा नील की खेती होना चाहिए, यानी 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा नील की खेती होना चाहिए, यानी कि 20 कट्ठा अगर आपके पास जमीन है तो उसमें से जो 3 कट्ठा जमीन है उसमें नील का खेती होना चाहिए। ऐसे अंग्रेजों का डिमांड था किसानों से। अगर किसानों के घर में कोई शादी विवाह आ जाए, अगर किसानों के घर में कोई शादी विवाह या अन्य कोई भी खुशी का दिन आता था तो अंग्रेज साहब को रकम देना पड़ता था। यानी कोई भी शादी हो जाए, किसानों के घर में कोई अन्य खुशी आ जाए, कोई भी किसी प्रकार का एक खुशी वाला दिन आ जाए, तो जो किसान है उनको पैसा देना पड़ता था, रकम देना पड़ता था। किसको? अंग्रेजों को। और तो और अगर अंग्रेज साहब को कोई भी बीमारी होती थी तो किसानों से ही पैसा वसूला जाता था। और जो अंग्रेज को अगर मान लो कोई बीमारी हो गई तो वो जो पैसा है वो किसानों से ही वसूला जाता था उनके इलाज के लिए। यह सब अत्याचार किया करते थे अंग्रेजों ने किसाने पर, है ना। तो इस तरह का वो अत्याचार करते थे। सबसे पहले तो उन्होंने क्या कहा, जबरदस्ती 19वीं शताब्दी में नील का बहुत ज़्यादा मांग था तो उन्होंने जबरदस्ती नील का खेती करवाया किसानों से, क्योंकि नील का मांग बहुत ज़्यादा था, है ना। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जमीन पर नील का ही खेती होना चाहिए। इस तरह का अत्याचार करता था किसानों पर। किसानों के घर अगर कोई शादी विवाह या कोई खुशी वाला दिन आता था, कोई ओकेजन होता था, तो जबरदस्ती कहा जाता था कि उन पर भी हमको रकम दो। और फिर अगर कोई अंग्रेज अफसर बीमार पड़ जाता, कोई अंग्रेज, तो उनके लिए भी पैसा लिया जाता था किसानों से। ठीक है, पुण्यलिक जी कौन थे? तो पुण्यलिक जी जो है वो एक शिक्षक थे जो कि गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, है ना। तो पुण्यलिक जी एक शिक्षक थे और ये गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानते थे। बहुत ही बड़े निर्भय पुरुष थे। गांधी जी के आदर्शों को बहुत ज्यादा मानते थे। गांधी जी ने ही इन्हें निर्भीकता सिखाए थे कि डरना नहीं, यानी गांधी जी ने ही इनको सिखाया था कि आप डरना नहीं, अपने हक के लिए हमेशा लड़ना और हिम्मत से बोलना, साहस से बोलना। ठीक है, तो गांधी जी ने ही इन्हें निर्भीकता सिखाए थे कि डरना नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना है, कोई भी हो वो अत्याचार करेगा उससे नहीं डरना है। यानी कि पुंडलिक जी एक शिक्षक थे या गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले थे और गांधी जी के आदर्शों को मानते भी थे। गांधी जी ने ही इन्हें निर्भीकता सिखाया था कि डरना नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना है, कोई भी हो वो अत्याचार करेगा उससे नहीं डरना, उसका सामना करना है। गांधी जी ने 1917 में पुंडलिक जी को बेलगांव से ही भितरवा बुलाया था। पुंडलिक जी को गांधी जी ने इसलिए बुलाया था ताकि वह आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे और साथ ही साथ ग्राम वासियों के दिल में अंग्रेजों के प्रति भय को दूर करे। ठीक है, तो ये था कि सिंपली ये चाहते थे पुंडलिक जी से कि आप जो है भीतिहरवा से या बेलगांव से भीतिहरवा आ जाइए। गांधी जी ने उनसे कहा, सबसे पहले उनको एक निर्भीकता दिया, उनको एक शिक्षा दिया कि आप किसी से मत डरो, कोई भी अंग्रेज से मत डरो, अपने हक के लिए लड़ो और हिम्मत से काम लो, डरना नहीं है, लड़ना है। और 1917 में पुंडलिक जी को गांधी जी जो है बेलगांव से भीतिहरवा गांव बुलाया, है ना। और वहां पर गांधी जी ने कहा पुंडलिक जी से कि आप जो है आश्रम में रह करके बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए और साथ ही साथ जो भी गाँव के लोग हैं उन लोगों को भी जो है ना, उन लोगों के दिल से भी जो है ना अंग्रेजों का डर को भगाइए, क्योंकि लोग जो है अंग्रेजों से बहुत डरते हैं, तो उनके डर को भगाइए। ठीक है, यही गांधी जी चाहते थे पुंडलिक जी से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? बिस्नी कौन है? उनकी माता जी। मानक कौन है? उनके बेटा जो कि सिपाही है, जो कि युद्ध में गया हुआ है, सिपाही की माँ चैप्टर आ गया। ठीक है, तो बिस्नी जो है मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? तो बिस्नी मानव को लड़ाई में इसलिए भेजती है क्योंकि बिस्नी के घर की हालत जो है बहुत खराब है ना, बहुत ज्यादा खराब है बिस्नी की घर की हालत, इसीलिए वो मानव को भेजती है युद्ध में।
मुन्नी के विवाह की चिंता थी, मानक के अलावा घर में कोई कमाने वाला नहीं था। और मुन्नी जो है उनकी बेटी होती है, किसकी? बिश्नी की बेटी मुन्नी। और मुन्नी को शादी दिलाना था और घर में कोई नहीं था मानक के अलावा जो कि कमाए, तो इसीलिए मानक को जो है ना बिश्नी भेजती है लड़ाई में। ठीक है, लेकिन वो थोड़ी जानती है कि वो नहीं आएगा। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। परगीत को आप किस रूप में परिभाषित कर देंगे, इसके बारे में क्या धारणा है, प्रचलित है? तो परगीत का मतलब होता है प्यारे बच्चों, अर्थ होता है एकांत संगीत या अकेले बैठकर गाया हुआ गीत। परगीत का अर्थ क्या होता है? एकांत संगीत या अकेले बैठकर गाया हुआ गीत माना जा सकता है। इसके बारे में यह धारणा प्रचलित रही है कि इस पर जीत के रूप प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो बिल्कुल व्यक्तिगत और आत्मपरक हो। ठीक है, तो परगीत का मतलब है एकांत संगीत या अकेले बैठकर गाया हुआ गीत माना जा सकता है। इसके बारे में यह धारणा प्रचलित रही है कि इस पर जो जीत के रूप है वो प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो बिल्कुल व्यक्तिगत और आत्मपरक हो, यानी जो एक इंसान से जुड़ा हुआ हो और आत्मपरक हो, खुद का गाया हुआ हो, इस तरह का ही चीजों को स्वीकार किया जाता है। तो परगीत का बेसिकली मतलब क्या है? एकांत संगीत या अकेले बैठकर गाया हुआ गीत। कला, कला के लिए सिद्धांत क्या है? ये क्वेश्चन देखिए 19, 21, 23 में पूछा गया था, तो शायद 24 में ना पूछ करके 25 में पूछेगा क्या? कला, कला के लिए सिद्धांत से तात्पर्य है परगीत मुक्तकों का चलन अधिक होगा और लंबी कविताओं का नकार देना। यानी परगीत का मतलब मैंने क्या बताया? एकांत यानी अकेले बैठकर गाया हुआ गीत। ठीक है, और कला, कला के लिए सिद्धांत से मतलब है, तात्पर्य है परगीत मुक्तकों का चलन, यानी कि जो लोग अकेले अकेले बैठकर गाते हैं उन लोगों का जो है ना चलन होता है अधिक होगा, और जो लंबी कविताएं हैं इनको नकार देगा, और जो लंबी लंबी कविताएं हैं इनको नकार देगा। यही है कला, कला के लिए सिद्धांत। तो कला, कला के लिए सिद्धांत का मतलब है परगीत मुक्तकों का चलन अधिक होगा और लंबी कविताओं को नकार देगा। और परगीत का मतलब मैंने आपको अभी बताया, अकेले बैठकर गाया हुआ गीत। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? वो डायरी को किस रूप में देखना चाहता है? तो देखिए लेखक के अनुसार लेखक डायरी लेखन को सुरक्षित नहीं मानता है। लेखक जो है वो डायरी लेखन को सुरक्षित नहीं मानता है। उनके अनुसार सुरक्षा जो है वो सत्य की रोशनी में है। लेखक डायरी को अपना समस्त अनुभव के रूप में देखना चाहता है। वह इस बात को सही नहीं मानता है कि हम यथार्थ से वचन के लिए डायरी लिखें। तो लेखक डायरी लेखन को सुरक्षित नहीं मानता, वो जो डायरी लिखता है इनको वो सुरक्षित नहीं मानता। उनके अनुसार जो सुरक्षा है वो सत्य की रोशनी में है ना। वो जो डायरी लिखता है इनको वो सुरक्षित नहीं मानता। उनके अनुसार, लेखक के अनुसार क्या है कि जो सत्य बोलता है, जो सच बोलता है, सत्य की जो रोशनी है वही क्या है? सुरक्षा है। लेखक डायरी को अपना समस्त अनुभव के रूप में देखना चाहता है, और लेखक जो अपना जिंदगी में जो भी अनुभव करता है, दुनिया में जो भी चीजों को सोचता है, जो भी अनुभव करता है, उसी को जो है प्यारे बच्चों लेखक अपने डायरी में लिखता है। वह इस बात को सही नहीं मानता है कि हम यथार्थ से वचन के लिए डायरी लिखें। वो इस बात को बिल्कुल सही नहीं मानता कि हम यथार्थ के लिए, वचन के लिए डायरी लिखें। ये इस बात को सही नहीं मानता। कौन? लेखक। ठीक है। त्रिज क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? त्रिज, त्रिज क्या है? त्रिज मैंने आपको बताया था, जो एक लिजार्ड होता है, बहुत छिपकली जैसा एक लिजार्ड होता है ना, हाथ पैर वाला जो हम लोग सांप कहते हैं जिसको। तो देखो त्रिज जो है वो द्वीपकली प्रजाति का एक जहरीला जीव है जिससे विष खापर भी कहा जाता है। तो त्रिज को हम लोग विष खापर भी कहते हैं, याद रखिएगा। त्रिज को क्या कहते हैं? विष खापर। और ये क्या है? द्वीपकली। ये द्वीपकली नहीं होगा, छिपकली होगा, छिपकली। यह आपका छिपकली होगा। ठीक है। तो त्रिज जो है वो छिपकली प्रजाति का एक जहरीला जीव है जिसे विष खापर भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके काटने पर व्यक्ति का जीवित बच पाना बहुत मुश्किल है। कहानी में त्रिज प्रचलित विश्वासों का प्रतीक है। कहानी में जो त्रिज है वो प्रचलित विश्वासों का प्रतीक है, यानी कि जो आज विश्वास चलता है एक तरीके से अंधविश्वासों का प्रचलित होगा। जैसे कहा जाता है ना कि वो अगर तुमको वो देख लिया तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुमको काट करके ही मानेगा, उनको मार देना चाहिए या उसको नहीं मारना चाहिए। इस तरह का जो है विश्वास फैला हुआ है, इस तरह का एक तरीके से अंधविश्वास फैला हुआ है। ठीक है। शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य है, स्पष्ट करें। तो देखो शिक्षा का अर्थ है जीवन के सत्य से अपने आप को परिचित करना। शिक्षा का मतलब क्या है? जो जीवन का सत्य है, जीवन की जो सच्चाई है, उससे अपने आप को परिचित करना, रूबरू करना।
शिक्षा का कार्य है कि वो संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करते हैं तथा स्वतंत्र वातावरण का निर्माण के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा का काम केवल कुछ नौकरियां और व्यवसायों का योग्य बनाना ही नहीं है। यानी शिक्षा का बेसिकली मतलब है जिंदगी का असली मतलब को समझाना, है ना। शिक्षा का काम सिर्फ नौकरी देना या कोई बिजनेस करवाना, व्यवसाय करवाना नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। शिक्षा जो है हम लोगों को सही और गलत का परिचय कराती है, क्या सही है क्या गलत है ना। असली जिंदगी के बारे में बताती है। सिर्फ नौकरी और व्यवसाय करना, योग्य बनाना ही शिक्षा का काम नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिए। जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है, यानी कि जीवन क्या है और इसका जो परिचय है वो लेखक ने किस रूप में दिया है। तो देखिए, जीवन जो है वो बड़ा अद्भुत, असीम और आघात है। यह एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य है। जीवन जो है बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़ा एम्पायर है जिसमें मानव काम करते हैं। और ये जीवन बहुत बड़ा है जिसमें जो मनुष्य है वो क्या करता है, काम करता है। जीवन का परिचय देते हुए लेखक का मानना है कि जीवन कितना विलक्षण है। जैसे कि ये पक्षी है, ये फूल है, ये आसमान है, ये सितारे हैं, ये सब हमारा जीवन है ना। लेखक कहते हैं कि ये पक्षी, ये सितारे, ये फूल, ये आसमान, ये सभी क्या है, हमारा जीवन है। लेखक जीवन को अत्यंत गूढ़ भी बताते हैं। लेखक जीवन को अत्यंत गूढ़ भी बताते हैं और कहते हैं कि स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो गद्य खंड का जो लघु उत्तरीय प्रश्न वो खत्म हो गया। अब गद्य खंड का हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, बिश्नी जो है वो मानक की मां है, पर उसमें किसी भी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है कैसे। यानी कि बिश्नी जो है वो मानक की मां है, ये बात तो सही है, लेकिन उसमें किसी भी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है कैसे, कैसे आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, देखो, इस एकांकी शीर्षक सिपाही की मां से यह स्पष्ट होता है कि बिश्नी केवल मानक की मां नहीं है, बल्कि वह हर सिपाही की मां है। कैसे, अभी देखो, उसने अपने पुत्र के साथ दूसरे के पुत्र का उतना ही चिंता जितना अपने पुत्र का मानक का है। यानी कि जब उनको मारने के लिए आया था एक सिपाही मानक को सपने में, बिश्नी जी का सपने में, तो पहले वो अपना बेटा को बचाता है, फिर उनका बेटा जो ना उस इंसान से, उस सिपाही से बंदूक छीन लेता है। तो फिर अब जो बिश्नी है, अब वो उसको बचाता है कि बेटा इसको मत मारो, इसकी बीवी जो विधवा हो गई है, इसकी माँ जो मर गई है, इस तरीके से बचाता है ना। तो इसका मतलब है कि बिश्नी के अंदर में एक माँ है और जो कि हर सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। बिश्नी जो कि मानक की माँ है, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी ममता भरी होती है। ठीक है, तो इस एकांकी शीर्षक सिपाही की माँ से यह स्पष्ट होता है कि बिश्नी केवल मानक की माँ नहीं, बल्कि वह हर सिपाही की माँ है। उसे अपने पुत्र के साथ साथ दूसरे के पुत्र का उतना ही चिंता है जितना अपने पुत्र मानक का है। सपने में आए मानक, उसके फौजी दुश्मन दोनों से बिश्नी आग्रह करती है कि कोई किसी को ना मारे। माँ की ममता तो अया सागर है जिसका कोई अंत ही नहीं। वो कहती है कि मतलब वो कहता है, अपने बेटे से कहता है और उससे भी कहता है कि कोई किसी को ना मारो, है ना। सपने में आए सपने में आए मानक, उसके फौजी दुश्मन दोनों से बिश्नी आग्रह करती है, रिक्वेस्ट करते हैं कोई किसी को ना मारे। माँ की ममता तो अया सागर है जिसका कोई अंत ही नहीं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि बिश्नी की मृत्यु में किसी भी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है ना। बिश्नी की मृत्यु में नहीं होगा, बिश्नी की यानी सिपाही की मां में होगा ना। तो बिश्नी में किसी भी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है। ठीक है, मृत्यु में नहीं होगा। गलत थोड़ा टाइपिंग हो गया है, यहां पर सिर्फ ऐसे होगा। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि बिश्नी मानक की मां है और उसमें सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ऐसा लाइन लिख दीजिएगा। अगला देखिए, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे और आंदोलन का नेतृत्व वो किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जिनको विद्यार्थी आंदोलन पर बुलाते हैं तो वो किस शर्त पर आंदोलन को स्वीकार करते हैं। तो कई सारा शर्त होता है। सबसे पहला शर्त होता है कि यह आंदोलन जो है वो अहिंसक रहेगा। दूसरा, यह आंदोलन पूरे भारत में फैलना चाहिए। ये दो शर्त रहता है। उसके बाद कहता है कि मैं सबकी बात सुनूंगा लेकिन मैं करूंगा अपने मन की, मेरे पीछे आप लोग को चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, आंदोलन का नेतृत्व वह किस शर्त पर स्वीकार करते हैं, किस शर्त पर वो स्वीकार करते हैं। तो देखिए, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी के विचार थे कि मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना। यदि मुझे सामने खड़ा करके कोई पीछे से बताए कि मुझे क्या करना चाहिए तो मैं इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं करूंगा। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनकर उनसे बातचीत करूंगा और अधिक से अधिक बातें स्वीकार करने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो मेरा मानना ही होगा।
ठीक है, उसे हर किसी को मानना भी पड़ेगा, तभी मैं इसी आंदोलन का नेतृत्व कर सकता हूं और तभी क्रांति जो है वो सफल हो सकती है। ये बात कौन कहते हैं? ये बात जयप्रकाश नारायण जी विद्यार्थियों से कहते हैं। ठीक है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? गांधी जी के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था बच्चों में संस्कार एवं उत्तम चरित्र हो। गांधी जी का शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चों में क्या हो? संस्कार हो, उसका जो चरित्र है वो उच्च हो। गांधी जी चाहते थे कि बच्चों को उनसे शिक्षा मिले जिसका चरित्र अच्छा और उत्तम हो, है ना। यानी गांधी जी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था बच्चों में संस्कार हो, उसका कैरेक्टर उच्च हो। गांधी जी चाहते थे कि बच्चों को उनसे शिक्षा मिले जिसका चरित्र अच्छा है और उत्तम हो, यानी कि उसके मतलब पढ़ाई करेगा तो ऑटोमेटिक बात है कि उसका कैरेक्टर अच्छा होगा, वो अच्छा सोचेगा समाज के लिए, सभी के लिए। अक्षर ज्ञान तो एक सहारा था, अक्षर ज्ञान जो हम लोग जो पढ़ते हैं क्या है? एक सहारा था। इस उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए वर्तमान शिक्षा पद्धति है जो आज के बच्चों के बुद्धि और चरित्र का विकास करने के बजाय उन्हें बौना बना देती है। यानी कि अभी जो वर्तमान में पढ़ाई चल रही है ये बच्चों की बुद्धि और चरित्र का विकास नहीं करती बल्कि ये बौना बना देती है। सही बात है, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं कोई काम का है नहीं है। दुनिया वाले चीज सिखानी चाहिए, कैसे क्या नहीं, नौकरी वगैरह बहुत सारी चीजें। लेकिन चलिए, तो वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है आज के बच्चों के बुद्धि और चरित्र का विकास करने के बजाय उन्हें और भी बौना बना देती है। गांधी जी ने कहा कि जो बच्चे जीविका के लिए नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। गांधी जी का यह भी विचार था कि जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन में करेंगे। यानी गांधी जी का एक विचार था कि जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेगा उस ज्ञान का उपयोग जो है वो खेती करने में और ग्रामीण जीवन जीने में भी करेंगे। तो ये गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श थे। ठीक है, अब जो स्पेशल 2 बनेगा हिंदी का, तो वहां पर हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न काव्य खंड को खत्म करेंगे और देखेंगे जहां तक खत्म हो पाएगा। आज हम लोग लगभग यहां तक जो गद्य खंड है उसका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए और हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव है आपको हम लोग यूट्यूब पे कंप्लीट कर दे रहे हैं, हिंदी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ। ठीक है, बाकी सब ऐप में ही चलेगा।